नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के दिए जा रहे डीआर बेनिफिट के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, कम्युनिकेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत दे है। संविधान विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया है। सीसीए नियम 2021 के नियम 52 के तहत केंद्र सरकार के सेवानिवृत्ति कर्मचारी पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को दिया जा रहा डीआर लाभ मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने गुरुवार को एक नई रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2020 में विश्व के औसत 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफी कम था। भारत में इस दौरान 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ, जो विश्व की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तुलना में बहुत ही कम है। मालूम हो कि अगले माह मिस्र में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 तक क्लोज विंडो को जारी किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को 8 माह हो चुके हैं। काला सागर में प्रतिबंध के कारण दुनिया को भारी खाद्य संकट का सामना करना पड़ा था। तुर्की की मध्यस्थता से यूक्रेन और रूस के बीच दुनिया की गेहूं निर्यात करने के लिए समझौता हुआ। इस कारण दुनिया को राहत मिली। दुनिया में खाद्य वस्तुओं के दामों में आए उछाल और घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब फिर से भारत रूसी गेहूं की खरीद फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा। यह जानकारी TRS समाचार एजेंसी ने दी है। और आपको बता दें, स्रोत के अनुसार भारत ने पहले यूक्रेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा, लेकिन वर्तमान में अनाज का आयात बंद कर दिया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। BCCI सचिव जय शाह ने बताया कि अब से महिला और पुरुष क्रिकेटर को एक समान मैच फीस मिलेगी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने BCCI के फैसले की तारीफ की है। NCW ने कहा है कि महिला क्रिकेटर को अपने पुरुष समकक्षों के बराबर मैच फीस मिलना समान अवसर के एक नए युग की शुरुआत है। आयोग ने कहा है कि यह लैंगिक समानता हासिल की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। NCW के चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने इसे देश भर की महिला क्रिकेटर के लिए बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि भारत में महिला क्रिकेटर के लिए ऐतिहासिक फैसला है। भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट विमान C295 का निर्माण अब भारत में ही होगा। टाटा एयरबेस इसका निर्माण करने जा रही है, जिसको लेकर दोनों में डील हो गई है। इसका निर्माण गुजरात के वडोदरा में किया जाएगा। रक्षा अधिकारी के अनुसार यह कदम भारत के डिफेंस के क्षेत्र आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया गया है, जिस पर युवा निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब केंद्र सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत को तेजी से आगे करने के लिए सेना के कई सारे उपकरणों के निर्माण भारत में करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि गुजरात के वडोदरा में स्थित एक प्लॉट में C295 एयरक्राफ्ट निर्मित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए 30 अक्टूबर को प्लांट का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कश्मीरी पंडितों के कथित पलायन को लेकर भाजपा पर हमला किया और मांग की है कि मोदी सरकार अपने 8 साल के शासन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की दुर्दशा पर एक श्वेत पत्र जारी करे। विपक्षी दल ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा है कि सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आतंकवादियों ने हाल ही में कई लक्षित हत्याओं को अंजाम दिया है। 10 कश्मीरी पंडित परिवार डर के मारे अपने गाँव चौधरी कुंड शोपियां छोड़कर पहुँच गए हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर तीखा हमला करते हुए उन्हें उनके संवैधानिक पद का अपमान करार दिया और संदेह व्यक्त किया है कि क्या दक्षिण राज्य में वाम सरकार और राजभवन के बीच चल रही लड़ाई पिछली बार की तरह ही दिखावे वाली लड़ाई है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के वित्त मंत्री N बालगोपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले उनके पत्र पर विवाद के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व राज्यपाल पर निशाना साधा है। AICC महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केरल के राज्यपाल सभी दलों के व्यक्ति हैं। वह अपने करियर में कई राजनीतिक दलों में रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उत्सव स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम 28 अक्टूबर यानी कि आज खत्म हो जाएगी। यह लिमिटेड पीरियड टर्म डिपॉजिट ऑफर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। SBI की उत्सव स्कीम में मौजूदा जमा योजनाओं की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता था। हालांकि बीते दिनों SBI ने समान स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक उत्सव स्कीम में 1000 दिनों के फिक्स डिपॉजिट पर 6.10% प्रतिवर्ष का ब्याज देता है। सीनियर सिटीजन को सामान्य जमाकर्ता से 0.50% ज्यादा ब्याज मिलता है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकता है।
भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 25,000 जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। सजा बरकरार रहने पर आजम खान को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर MP MLA की सदस्यता खत्म हो जाती है। रामपुर कोर्ट ने आज ही दोषी करार दिया था। कोर्ट ने धारा 125, 505 और 153A के तहत दोषी करार दिया। गौर हो कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान रामपुर में एक चुनावी सभा में भाषण के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक की टिप्पणी की थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में फंसे पंजाब के करीब 100 अप्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और जल्द से जल्द निकालने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर को पत्र लिखा है। विदेश मंत्री को लिखे पत्र में सांसद राघव चड्ढा ने कहा, अबू धाबी में एक निजी फर्म स्क्वायर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम करने वाले पंजाब के करीब 100 मूल निवासी बिना पासपोर्ट के फंसे हुए, क्योंकि उक्त फर्म ने उनके ठेके कथित तौर पर समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके कारण पंजाबी कामगार ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद भारत नहीं लौट पा रहे, जबकि उनके परिवार उनके टिकट की व्यवस्था करने को तैयार हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल मरीजों के लिए एक राहत की खबर आ रहा है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2023 से एम्स में अब मरीजों को अपने पेपर इधर उधर लेकर नहीं भटकना होगा, क्योंकि अस्पताल अब ई-हॉस्पिटल प्रोग्राम लागू करने जा रहा है, जिसमें डॉक्टर के एक क्लिक पर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री सामने खुल जाएगी, जिससे मरीजों के इलाज में डॉक्टर और मरीजों की कई परेशानी ना होगी। और आपको बता दें कि OPD के लिए स्लॉट नियम लागू किया जाएगा, जिसके जरिए रोजाना इलाज के लिए मरीजों की लगने वाली भीड़ को कम किया जा सकेगा। वहीं अगले दिन जिन डॉक्टरों की OPD में ड्यूटी रहेगी उनको मेल के जरिए सूचना मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल जनसंपर्क हासिल करने वाला गुजरात 7वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले यह मील का पत्थर हरियाणा, तेलंगाना और गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त किया गया था। आपको बता दें कि JMM की स्थापना 2019 में वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। मानसून का सीजन चला गया है, लेकिन अब भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। पिछले दिनों मौसम विभाग ने ऐलान किया है कि भारत के सभी राज्यों में मानसून का सीजन जा चुका है। इसके बावजूद भी दक्षिण के कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश होने वाली। IMD के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में 29 से 31 अक्टूबर तक हल्की से बारिश में, और यहाँ पे एक बार फिर से बता दें कि अंडमान निकोबार में 5 दिनों तक बारिश होगी। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा रोजाना जारी किए गए अपडेट के अनुसार केरल माहे में 30 और 31 अक्टूबर को बारिश होगी। डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए रेलवे अपने 100% काम को पेपरलेस करने जा रहा है। 1 नवंबर से रेलवे में ऑफलाइन कार व्यवहार पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए सभी जोनों के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर पेपरलेस काम शुरू करने की अवधि निर्धारित कर दी है। सेंट्रल रजिस्ट्री में अब पत्र एवं फाइलों के माध्यम से काम नहीं होंगे। पुराने फाइलों को डिजिटल स्वरूप में लाने का निर्देश दिया गया। इससे रेलवे में डायरी प्रथा खत्म हो जाएगी एवं समस्त सूचनाएं सर्वर में होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अगले साल फरवरी से भारत से पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए परीक्षण उड़ानों की एक श्रृंखला शुरू करेगा। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र निदेशक R उमा महेश्वरन ने कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी ने चालक दल के मॉड्यूल के परीक्षण के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोमा बास्टर परिवहन विभाग को तैनात करने की भी योजना बनाई, जो गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के हिस्से के स्वरूप में अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए कक्षा में ले जाएगा। फेस्टिवल सीजन बीतने के बाद भी सोने और चांदी में खरीद के मौके बने हुए। आज भी कीमत धातु में गिरावट देखने को मिली। कीमतों में नरमी, रुपये में मजबूती और विदेशी बाजारों से मिले संकेतों की वजह से देखने को मिली है। आज की गिरावट के बाद सोना 51,000 रुपये के स्तर पर करीब आ गई है। वहीं चांदी गिरावट के साथ 58,000 के स्तर के पास पहुंच गई। कल ही विदेशी बाजारों में सोना 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि आज विदेशी बाजार में कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। भारत में सिर्फ फलदार पेड़ ही नहीं लगाए जाते, बल्कि फर्नीचर के लिए बड़े पैमानों पर वृक्षों की खेती भी की जाती है। इन्हीं वृक्षों से सागवान भी एक है। सागवान की खासियत है कि इसका पेड़ बहुत ही कम समय में फर्नीचर के लिए तैयार हो जाता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है, इसलिए मार्केट में इसका अच्छा रेट भी मिल जाता है। अभी मार्केट में फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की बहुत डिमांड है। यदि किसान इस विधि से सागवान की खेती करे तो मालामाल हो सकते हैं। सागवान की लकड़ी को दीमक नहीं खाते, ऐसे में सागवान के फर्नीचर सालों जस के तस रहते हैं।
झरना झील और पहाड़ देखने के लिए अब तक दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले लोगों को हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जाना पड़ता था, लेकिन अब उनको एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही। झरने पहाड़ देखने के लिए अब सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने की जरूरत नहीं। अब दिल्ली के अंदर ही झरना, झील और पहाड़, इन तीनों का लुत्फ दिल्ली एनसीआर वासी उठा सकेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली के असोला भाटी माइंस में बनी नील झील पर 4 आर्टिफिशियल झरनों का उद्घाटन किया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।